गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारी गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, उसकी 5-6 एप्लीकेशन है, हम वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये मेरे पास कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितनी भी लाइन क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a given area is called electric flux। कि मेरे पास किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो उसको उसका क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करो 20 लाइन पास हो रही है तो 20 इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक चीज हम डिस्कस करेंगे, एरिया वेक्टर। जो भी सरफेस है उससे हम कुछ एरिया कट करते हैं। यहाँ एरिया जनरली होता तो स्केलर है, बट इस केस में हम एरिया को क्या पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं एरिया को। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। ये सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा। सपोज करो मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस से मैंने कोई एरिया वेक्टर कट किया ds, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की तरफ एरिया की क्या होगी, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा जनरली हम डिनोट करते हैं φe से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to E dot ds, total number of electric field line passing through a given area। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, एरिया को मैं यहाँ वेक्टर पढ़ रहा हूं, तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, स्केलर होगी। तो जो मेरे पास φe होगा, φe मेरे पास कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, मेरा एरिया भी वेक्टर है। और बेटा दो वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट जो हम पढ़ते हैं वो कैसी होती है, स्केलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आ गया मेरे पास, स्केलर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, देखो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं cos थीटा से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, EDS cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दूसरा डिपेंड करता है एरिया वेक्टर पे। थर्ड डिपेंड करता है उसके एंगल पे। थीटा के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। फाई की वैल्यू आई है मेरे पास EDS cos थीटा। अब मैं डिस्कस करूंगा कि फ्लक्स मेरा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, देखो केसेस पढ़ रहा हूं मैं यहाँ, व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल कितना है, 0 डिग्री, उस केस में cos जीरो क्या होगा, 1 E dot ds, दैट विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा बेटा। अब देखो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, देखो आपने क्वाड्रेंट पढ़े हैं,
सेकंड क्वाड्रेंट में कोस देखो 90 से ज्यादा जाता ही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कोस क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें कैलकुलेट करना होगा SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम, एरिया की क्या थी, मीटर स्क्वायर, तो SI यूनिट क्या आ गई मेरे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या आ गई मेरे पास, SI यूनिट। अब है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो न्यूटन क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2 मीटर स्क्वायर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, L2, C क्या है, कूलम, चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, A इंटू T। कंबाइन करो इसको, m1L3 T-3 A-1, बेटा ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं गॉस थ्योरम में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है गॉस थ्योरम से क्वेश्चन। तो हम यहाँ गॉस थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं कि गॉस थ्योरम क्या है, उसका प्रूफ क्या है। देखो बेटा गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे थ्योरम दी, देखो गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने कहा क्या कि कोई भी एरिया है, अगर इस एरिया पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस एरिया का अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मेरे पास क्या, E डॉट ds, ये ऑलवेज इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। देखो ये कोई मेरे पास एरिया है, इस एरिया का मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो गॉस ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि इस एरिया का टोटल फ्लक्स क्या होगा, वो 1/ε0 टाइम्स होगा जितना भी इस एरिया पे क्या प्रेजेंट है, चार्ज। तो चार्ज कितना था एरिया पे, क्यू का क्या होगा 1/ε0 टाइम्स, तो E डॉट ds किसके इक्वल आ गया मेरा, Q/ε। अगर यहाँ चार्ज Q/2 होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाता, Q/2ε0। ऐसे ही हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। देखो स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले क्या थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is 1/ε0 times the total charge times the total charge enclosed by the closed surface in free space। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ गया मेरे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। ये सरफेस एरिया कि हम जिस भी टोटल सरफेस एरिया पे काम कर रहे हैं। अब इस गॉस थ्योरम का है प्रूफ। देखो एक टर्म आएगी बेटा यहाँ गॉसियन सरफेस, जैसी भी शेप का हमारे पास, जिस भी शेप पे हमें कैलकुलेट करना है उसकी गॉसियन सरफेस उसी शेप की होगी। देखो मैंने कोई पॉइंट चार्ज माना क्यों, अब पॉइंट चार्ज एज ए स्फीयर काम करेगा, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस भी कैसी होगी, स्फेरिकल, क्योंकि जो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज किसका काम करता है, एज ए स्फीयर का। तो मैंने एट ए डिस्टेंस r इसकी गॉसियन सरफेस मान ली, स्फेरिकल। क्या है ये, इसकी गॉसियन सरफेस।
एट पॉइंट पी मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब जहां से भी मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा जिस भी पॉइंट पे, वहां मैं एरिया वेक्टर कट करूंगा। इस पी पॉइंट से मैंने एरिया वेक्टर लिया ds, और मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस है। मैंने यहां से कट किया तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहां से कट करूंगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहां से कट करूंगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाती है, आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव से स्फेरिकल सिमेट्री हर डायरेक्शन में क्या रहेगी, सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है मेरा, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है मेरा, 0 डिग्री। मेरे को प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इसके लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको पहले भी बता के आया हूं, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी वहां मैं +1 कूलम का क्या एज्यूम करूंगा, टेस्ट चार्ज एज्यूम करूंगा। तो इनके बीच की फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, देखो Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, टेस्ट चार्ज 1 था, कोई अफेक्ट नहीं होगा। K की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसको मैंने एज्यूम किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट। बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस स्फेरिकल सिमेट्रिक, डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं कोस थीटा से, तो क्या हो जाएगा मेरा E ds कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर है, थीटा की वैल्यू 0, क्या आ गया मेरे पास E ds कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। 1 इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या होगा S। कैसी गॉसियन सरफेस थी मेरे पास, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस थी बेटा मेरे पास, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है मेरे पास 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। किसके इक्वल था, फ्लक्स के इक्वल। phi इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने गॉस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यही कहता था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मेरा 1/ε0 टाइम्स होगा किसके, चार्ज। ये था प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के बाद मैं प्रूव करूंगा गॉस थ्योरम का ही यूज करके कूलॉम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखो मैं कूलॉम्स लॉ को डिड्यूस करूंगा किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके। देखो बेटा मैंने सेंटर पे एज्यूम किया है एक प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से एट ए डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर।
पी पॉइंट पे मैं क्या मान लूंगा, +1 कूलम का टेस्ट चार्ज। देखो यहां से एरिया वेक्टर कट किया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड, तो थीटा कितने डिग्री आ गया मेरा, 0 डिग्री। तो इसमें बोल ही रखा है कि गॉस थ्योरम का यूज करके आपको कूलम्ब्स लॉ को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो मेरा E डॉट ds है ये किसके इक्वल है, Q बाई एप्सिलॉन। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं हम हमेशा cos थीटा से। E ds cos थीटा इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। थीटा 0 है, cos 0 1, E ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। 1 into ds का इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर था, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर दी, कैलकुलेट कर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है बेटा, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। This implies F equals to E into Q naught। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट डिवाइड बाई R। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई। क्या कूलम्ब्स लॉ यही नहीं था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैंने गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्ब्स लॉ को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया कूलम्ब्स लॉ को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, की गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या क्या है, गॉस थ्योरम को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं।